हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो है ये वाला लेक्चर जो है वो ग्रेविटेशन का आखिरी लेक्चर है। और हाँ, ये ग्रेविटेशन का आखिरी लेक्चर है। मैं लिख देता हूँ लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूँ, मतलब ग्रेविटेशन में बाकी तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब चलते हैं, दो छोटी छोटी चीज़ें जो बता दूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड पाथ फॉलोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हमने कि हम धरती से किसी दूरी पर गए और एक चीज़ को परपेंडिकुलर फेंक दिया। ठीक है, अब अगर देखो, पहली चीज़ ये कि v इज़ पैरेलल टू r और एंटी पैरेलल टू r। पैरेलल मतलब जैसे मान लो r इधर है, ऊपर है या नीचे है, तो पाथ स्ट्रेट ही होना है। ठीक है ना, सॉरी आउट ऑफ फोकस हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि अगर v r के पैरेलल है या एंटी पैरेलल, मतलब ऊपर है या नीचे जो भी है, तो पाथ स्ट्रेट ही होना है, सीधे जाएगा या नीचे आएगा जो भी है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर v जो है वो r के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अगर v r के परपेंडिकुलर है तो कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला, अगर v ऑर्बिटल स्पीड है तो सर्कुलर। ठीक है ना। b, अगर v एस्केप स्पीड है, एस्केप होती है √2 टाइम्स, जैसे ये होता है √gm/r, ये होता है √2 gm/r, तो पैराबोलिक रटना है, तो कोई प्रूफ नहीं बताना मेरे को। ठीक है ना, आपको ज़रूरत है। अगर v एस्केप से ज़्यादा है तो हाइपरबोलिक रटना है। क्या करना है, रटना है। अब v अगर ऑर्बिटल से ज़्यादा है, ठीक है, और एस्केप से कम है, समझ रही बात। जैसे मान लो ऑर्बिटल अगर 10 है, ये मान लो 15 है, मान लो, जिस वजह तो इनके बीच में रिलेशन होता ही है, √2 टाइम्स होती है। ये मान लो 10 से 15 है, तो 10 से 15 के बीच में है। ठीक है, या v ऑर्बिटल से छोटा है, दोनों केस में। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए और एस्केप से छोटा होना चाहिए। अगर एस्केप होगा तो ध्यान रखना, एस्केप होगा तो पैराबोलिक, एस्केप से बड़े पे हाइपरबोलिक। ठीक है ना। लेकिन अगर एस्केप से कम है और ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल पे सर्कुलर, तो उस केस में पाथ हो जाता है एलिप्टिकल। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। अब आखिरी चीज़ है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। तो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है, लेट्स सी। सीन बाय देयर सेंटर ऑफ मास। हम एक बाइनरी स्टार सिस्टम को उन्हीं के सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं। ठीक है, अब सेंटर मास के देखने से क्या होता है, सीन बाय सेंटर मास एक चीज़ होता है, सेंटर मास के देखने सेंटर मास रेस्ट पे आ जाता है। मेरे देखने से मैं रेस्ट पे, सेंटर मास के देखने से सेंटर मास रेस्ट पे। सेंटर मास रेस्ट के देखने से क्या होता है, ACOM VCOM सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। अब नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स होता है M टोटल इंटू ACM, वो ज़ीरो हो गया। मोमेंटम क्या होता है, M टोटल इंटू VCM, वो ज़ीरो। तो सेंटर मास को देखने से मोमेंटम और नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, लेट्स सी। अब मान लो सपोज कि कोई दो स्टार हैं। मान लो एक स्टार ये है, मान लो एक स्टार ये है, मान लो इसका मास M1 है, इसका मास मान लो M2 है। मान लेते हैं कोई बड़ा है, मान लो M1 बड़ा है, जो बड़ा होगा सेंटर मास के पास जाएगा, तो ये आपके पास सेंटर मास हो गया। मान लो इसकी इससे दूरी R1, इसकी इससे दूरी R2 है। ठीक है, तो पहले तो हम छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लें। मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कुछ कुछ चीज़ें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि M1R1 इजकल टू M2R2 होता है। अगर आपको नहीं आया तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसी को ओरिजिन मान लो, मान लो इसको x बराबर 0 मान लो।
तो मुझे पता है सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिग्मा एम एक्स बाय सिग्मा एम, वो ज़ीरो होना चाहिए, सिग्मा एम एक्स ज़ीरो होगा। सिग्मा एम एक्स ज़ीरो का मतलब एम वन माइनस आर वन प्लस एम टू आर टू बराबर ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वन आर वन एम टू आर टू के बराबर हो गया। समझ मेरी बात है। तो ये आपने 11th में पढ़ा था, तो इसको डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो ऐसे अब एक और चीज़ अच्छी होती है, वैसे 11th में हमने पढ़ा था कि अगर इसका आप एंगुलर, अगर आप इसका वो निकालो, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई कहाँ से, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास पे एक एक्सेस मान लो ऐसी ऐसी कैसी भी, तो मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू आर, है ना, एक्सेस परपेंडिकुलर टू आर, इस आर के परपेंडिकुलर होगी। तो उस केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। अब एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, तो आर वन आर टू की वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो बहुत सिंपल है, आर वन प्लस आर टू क्या होगा, आर होगा। तो बेसिकली आर वन प्लस आर टू आर हो गया, और आर वन बाई आर टू कितना होगा, एम टू बाई एम वन, आर वन बाई आर टू एम टू बाई एम वन। तो बेसिकली आर वन प्लस आर टू आर है, और आर वन आर टू रेशो एम टू बाई एम वन है, तो इसका मतलब आर वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम टू आर बाई एम वन प्लस एम टू, और आर टू हो जाएगा आपके पास एम वन आर बाई एम वन प्लस एम टू। समझ रहा हो मेरी बात, नहीं समझे फिर समझना, सिंपल है कि आर वन आर टू को दो टुकड़े करने हैं, आर वन आर टू का सम आ रहा है, इनका रेशियो एम टू इज टू एम वन है। तो बेसिकली आपको किसी चीज़ को एम टू इज टू एम वन में बांटना है। तो एम वन प्लस एम टू टुकड़े कर दिए, एम टू टुकड़े दे दिए आर वन को, और एम वन टुकड़े दे दिए आर टू को। नहीं तो आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे आर वन की वैल्यू रख दो, यहाँ से आपके आर टू की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये सिंपल डिवीजन का मेथड देख लो। अब क्या हुआ, आई हो गया एम वन आर वन स्क्वायर, तो आर वन कितना आपके पास, आर वन इज एम टू आर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, आर टू कितना है, एम वन आर बाय एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गया, यहाँ भी एम वन है, यहाँ एम टू स्क्वायर है, तो दोनों में एम वन एम टू तो कॉमन है, एक आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एम वन एम टू आर स्क्वायर, नीचे लिख दो एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, एक एम टू बच जाएगा, बाकी सब तो कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा, एक एम वन बचेगा। अच्छी बात है, एम वन प्लस एम टू कट गया, तो आई कितना हो गया, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर। इस चीज़ को अपन रिड्यूस मास बोलते हैं, तो आई बराबर म्यू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई म्यू आर स्क्वायर होता है, तो कई जगह म्यू काम आ जाता है। तो जहाँ पे दो मासेस होते हैं, आपको याद होगा कि एनर्जी का लॉस निकालने में हमने इसका यूज़ किया था, सेम हमने कैपेसिटर्स में भी एनर्जी का लॉस निकालने के लिए यूज़ किया था, कॉलिजन में भी यूज़ किया था, सेम टू सेम। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो करना क्या है कि आई बराबर म्यू आर स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई समझना, हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि सीन बाय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के देखने से सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, भाई मेरे देखने से तो मैं रुका ही हूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास ये सेंटर ऑफ मास है, और एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, ये एम वन है, एम टू में दोबारा नहीं बना रहा, ये आर वन दूरी पर, आर टू दूरी पर है, तो ये आर वन दूरी है और ये दूरी आर टू है। अब क्या होता है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि ये दोनों सेंटर मास के आसपास चक्कर लगाते हैं, क्योंकि समझना ये इसको खींच रहा है, ठीक है, तो वैसे तो खींच जाएगा। तो अगर आप पार्टिकल फ्रेम से देखो तो आप समझ लो कि खींच रहा है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना, पार्टिकल फ्रेम से देखो तो, ठीक है। तो ये गोल घूम लग जाता है ताकि उधर ना खींचे, और होता क्या है कि सेंटर मास यहीं रहेगा,
मुझे पता सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग द मासेस पे होता है, तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये यहाँ होता है, ये यहाँ आ जाता है, लेकिन सेंटर मास ये रहना चाहिए। तो इसका मतलब सेंटर मास ये रहने के लिए जितना एंगल ये चलेगा उतना ही एंगल ये भी चलेगा। तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 90 डिग्री, वो 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को एक ही लाइन पर रहना पड़ेगा। अगर ये कम एंगल चलेगा यहाँ होगा तो उसके अंदर सेंटर मास डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या होता है, दोनों का थीटा क्या होता है, सेम होता है। थीटा सेम होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा सेम होगा आपके पास, तो टाइम पीरियड भी जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा वो भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो थीटा ओमेगा टाइम पीरियड सब कुछ सेम होता है दोनों का, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, थीटा कितना होता है, ओमेगा कितना होता है, स्पीड क्या होती है, वट एवर। मान लो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो पेज नंबर हमारे पास 2 था ये, अब चलते हैं पेज नंबर 3। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ मैं एक बारी। तो मेरे पास केवल इस मास की बात करते हैं। मान लो इस मास का मास m1 था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, है ना, इनके बीच की दूरी थी r1, नहीं इनके बीच की दूरी r थी, ये सेंटर ऑफ मास इनका, ये r1 था, ये r2 था, टोटल दूरी r थी, ये r1 था, ये r2 था। अब ये मान लो किसी स्पीड v से घूम रहा है, और मान लो इसका ओमेगा जो है वो जो भी है, ओमेगा दोनों का सेम ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे जो ये फोर्स लगा रहा है m2 वो कितना हो जाएगा, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, इसका इस पर फोर्स है, ये हो जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह r1, ठीक है। m1 घट गया आपके पास। अब जी m2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, जी m2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r1। r1 कितना था हमने निकाला था, r1 होगा m2r बाय m1 प्लस m2, ठीक है। r1 को लिख दो m2r बाय m1 प्लस m2, m2 भी कट गया भाई साहब। अब यहाँ से मेरे पास ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा मेरे पास आ गया जी ओमेगा स्क्वायर आ गया जी m1 प्लस m2 डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ओमेगा आ गया अंडर रूट जी m1 प्लस m2 डिवाइड बाय आर क्यूब, ये वैल्यू होगी ओमेगा की। तो आपको याद होगा कि सिंगल सैटेलाइट में v था रूट जी एम बार, ओमेगा था v बार, तो रूट जी एम बार आर क्यूब था, तो यहाँ पे m की जगह m1 प्लस m2 आ गया बाइनरी स्टार सिस्टम में। ये तो होगी पहली चीज़। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा आर क्यूब बाय जी m1 प्लस m2, सिंपल। सेटेलाइट में जहाँ m1 आता है वहाँ पे m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड के बाद हम चलते हैं, सपोज मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम होगा आपके पास आई ओमेगा, तो आई कितना हो गया आपके पास, म्यू आर स्क्वायर इंटू साथ में ओमेगा, ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछे कि दोनों की स्पीड क्या होंगी, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, v1 होगी r1 ओमेगा और v2 क्या होगी r2 ओमेगा, ठीक है, काम खत्म। तो बेसिकली जो चाहिए आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ तक मैंने ग्रेविटेशन जो है फिनिश कर दिया। इसके बाद कुछ अगर थोड़ा मोड़ा सीखना होगा तो आप कभी ना कभी धीमे धीमे क्वेश्चंस के माध्यम पे सीख लोगे, मेरे से मिल के सीख लोगे, मेरे से पूछ के सीख लोगे। सो दिस एंड्स ग्रेविटेशन फॉर वंस एंड फॉर ऑलवेज। बाय।